Critique of a Critic, Part 3. Look up the dictionary definition of atheist, and it kind of applies to me, but what is the definition of atheist in practice? It is what leading atheists do, and it's their conduct, and it's their behavior, and it's what they say, and it's their attitude. Mm-hmm. That is what an atheist is today, because they're the most visible exemplars of that word. And most of their conduct, I either don't agree with or simply don't engage in. तो एक बार मैं फिर ये कहता चलूं कि अगर किसी भी वजह से आप डायरेक्टली मेरी इस ऑडियो पे आ गए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये सुनने से पहले आप मेरी पिछली ऑडियो सुन लें और उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आके इसको सुन सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझाना जरूरी समझता हूँ कि बेसिकली मैं सारे मोनोलॉग के थ्रू आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ। इट इज नॉट दैट कि आई हैव सम सुपीरियर मॉरल स्टैंडर्ड्स या फिर आई हैव फिगर्ड इट ऑल आउट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट एज इम्परफेक्ट एज यू आर और एनीवन एल्स, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नथिंग to offer in form of an alternate ideology, so I don't have any of that. इस मोनोलॉग के थ्रू मैं बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या ये कह लें कि मैं एक प्ली कर रहा हूँ। देखिए, समझने वाली बात बस इतनी सी है कि we are all stuck together in this reality। चाहे कोई मुसलमान है या फिर एथियस्ट है या फिर किसी भी आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, we are all confined within the walls of our limited intellect। और क्योंकि मैं एब्सोल्यूट फ्री विल पे यकीन नहीं रखता, तो मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई भी शख्स इस चीज के ऊपर कंट्रोल रखता है कि वो कितना इंटेलेक्चुअल होगा। एंड टू बी फ्रैंक विद यू, इट इज नॉट जस्ट इंटेलेक्ट। मुझे नहीं लगता कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ एब्सोल्युटली एनीथिंग एट ऑल। तो मुझे ये भी नहीं लगता कि मेरी इस ऑडियो को सुनने से या किसी और के कुछ भी कहने सुनने से किसी शख्स के अंदर कोई बहुत ही बड़ा चेंज आ जाएगा या उसके अंदर कोई बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा या फिर वो शख्स दिन से रात हो जाएगा एक ही दिन में। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एंड इन अ वर्ल्ड वेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, तो वहां पे तो मेरी इस तरह की ऑडियो का फिर कोई पर्पज ही नहीं रह जाता। लेकिन अगर सिर्फ इसी तरह की सोच के साथ हम जिंदगी को अप्रोच करने लगेंगे तो ये तो जिंदगी को बिल्कुल ही डिप्रेसिंग बना देगी। सो थैंकफुली वी आर नॉट ऑल रैशनल और लॉजिकल, वी आर इमोशनल बीइंग्स। हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर हार्मोन्स हैं, और यही सारी चीजें मिलके एक इंसान को इंसान बनाती हैं। उन चीजों का या फिर इन एलिमेंट्स का लॉजिक या फिर रैशनैलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो कोई शख्स खुद को कितना ही लॉजिकल और रैशनल समझता रहे, वो खुद को अपने इस इंसान होने से डिटैच नहीं कर सकता। और अगर कोई शख्स किसी भी वजह से क्लेम कर रहा है कि वो बिल्कुल ही रैशनल या फिर 100% लॉजिकल है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि उस शख्स में और एक कैलकुलेटर में कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप इंसान हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर डॉगमास भी होंगे और आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स की बेसिस के ऊपर डिसीजंस भी लेते होंगे, और आपकी जिंदगी में जो भी आप पे बीत चुकी होगी आप अपने बिहेवियर के थ्रू उसी चीज की अक्कासी करते हुए नजर आ रहे होंगे। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद व्हाटएवर यू आर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जैसे हैं उसके ऊपर आपका भी कोई खास कंट्रोल है। बट विद दिस लॉजिक अगर देखा जाए तो फिर तो मेरी इस बातचीत का तो कोई मकसद ही नहीं रह जाता, क्योंकि फिर तो जो जैसा है उसने वैसा ही रहना है और उसके ऊपर तो उसका भी कोई इख्तियार नहीं है उस चीज को बदलने का। बट थैंकफुली आई एम नॉट ऑल रैशनल और लॉजिकल। मैं भी एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग हूँ जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ यू। और इमोशंस की एक खासियत ये भी है कि इससे आपको होप मिलती है। जैसे कहावत भी है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और यही एक उम्मीद है जिसने मुझे इस तरह का कोई मोनोलॉग बनाने के लिए मोटिवेट किया। सो आई एम जस्ट होपिंग कि शायद मेरी इस ऑडियो को सुनने से किसी एक बंदे में थोड़ा सा कुछ चेंज आ जाएगा और उस चेंज की वजह से कोई एक हॉरिबल इंसिडेंट होने से कहीं पे रुक जाएगा। तो अभी तक पिछले 2 मिनटों में मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसी का आप मवाजना करें तो उसके अंदर आपको एक वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ जाएगा। और अगर कोई शख्स इसको हिपोक्रेसी कहे तो वो भी शायद गलत नहीं होगा। कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट प्री डिफाइंड, और उसी के साथ साथ मैं होप की बात भी कर रहा हूँ कि उम्मीद भी रखनी चाहिए आपको। सो ये इसको अगर आप हिपोक्रेसी कहेंगे तो शायद सही होंगे आप। आयरॉनिकली या फिर अनफॉर्चुनेटली दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सो बाय यूजिंग लॉजिक एंड रैशनैलिटी हम शायद साइंस में तरक्की कर लेंगे, हम और सैटेलाइट्स स्पेस में भेज देंगे, शायद हम स्पेसशिप्स बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब हम सोसाइटी में मौजूद इंसानों के मसले मसाइल को हल करने की बात कर रहे होंगे तो वहां पे लॉजिक एंड रैशनैलिटी इज नॉट इनफ। तो मेरी जो अभी तक लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है उससे मैं अभी तक जितना समझाऊं कि ये दुनिया किस तरह से चलती है, ये सारा निज़ाम किस तरह चल रहा है, या हमारी सोसाइटी किस तरह से काम करती हैं, उस हवाले से मैं बात करना चाहूंगा आगे। तो देखने से ये नजर आता है कि चंद लॉज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो इंसानों के बनाए हुए नहीं है, दे जस्ट एग्जिस्ट। अब आप इसको लॉ कह लें या प्रिंसिपल कह लें या फिर इसको कुदरत का कानून कह लें, तो उसमें से एक लॉ है या प्रिंसिपल है
उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। और अगर आप एथियस्ट हैं तो आप खुद भी बहुत बड़े एडवोकेट होंगे एवोल्यूशन के, तो एटलीस्ट यहाँ पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। और एवोल्यूशन से बायोलॉजिकली नहीं होता, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो तकरीबन हर चीज ही इवॉल्व कर रही है, चाहे वो मोरालिटी हो या फिर एथिक्स हो या फिर कोई भी जो चीज है जो इवॉल्व हो सकती है वो इवॉल्व करती है टाइम के साथ। और एवोल्यूशन जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सिंपल ही नहीं है, बहुत ऑनेस्ट भी है और बहुत ब्रूटल भी है। और वो बेसिक सा प्रिंसिपल सिर्फ इतना सा है कि एनीथिंग दैट वर्क्स विल एग्जिस्ट एंड एनीथिंग दैट डज नॉट वर्क विल जस्ट डिसअपीयर ओवर टाइम। एंड इवन दो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस बट इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और जब से टाइम शुरू हुआ है, जब से ये यूनिवर्स इनिशिएट हुआ है, तब से ये चलता चला आ रहा है और टिल द एंड ऑफ टाइम ये चलता ही रहेगा। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज रेवोल्यूशन। और मैं जिस रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ उसका ताल्लुक सिर्फ उस रेवोल्यूशन से नहीं है कि जो कोई आइडियोलॉजी ले आती है किसी सोसाइटी के अंदर। तो कोई भी ऐसा इवेंट या फिर इंसिडेंट, चाहे वो नेचुरल हो या चाहे वो नेचुरल ना हो, जिसके थ्रू आपके एनवायरनमेंट में एकदम से चेंज आ जाए, उसको मैं रेवोल्यूशन कहूंगा। एंड रेवोल्यूशन इज नॉट अ स्लो और एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एकदम से कोई इवेंट होता है और वो के खत्म हो जाता है। तो ये इवेंट इस तरह का होता है कि एकदम से आता है और आके कोई भी जो एग्जिस्टिंग निजाम चल रहा होता है उसके बैलेंस को खराब कर देता है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है और उसके बाद फिर होके खत्म हो जाता है। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली एवोल्यूशन किक्स इन एंड करेक्ट्स द कोर्स। तो जैसा ऐसे 6 या 6.5 करोड़ साल पहले जमीन के सरफेस पे एक एस्टेरॉइड आके हिट करता है, और वो एक तरीके का रेवोल्यूशनरी इवेंट होता है क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई सडन चेंजेस आ जाते हैं, और वो जो चेंजेस होते हैं एक एक्सटिंक्शन इवेंट को इनिशिएट करते हैं और बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। तो ये एक तरीके का एक नेचुरल रेवोल्यूशनरी इवेंट है। तो अभी तक जो भी मैंने आपको एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन के हवाले से बातें बताई हैं, आई होप कि आप उससे तो डिसएग्री नहीं करेंगे। अच्छा, एवोल्यूशन के बारे में एक बात है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। तो जो भी चीज टाइम के साथ साथ इवॉल्व कर रही होती है, या फिर ये कह लें कि जो भी चीज या जो भी जानदार एवोल्यूशन की कसौटी पे खरा उतरता है उसके अंदर रेजिलियंस होती है। यानी अगर छोटे मोटे माइनर से चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, तो इवॉल्व जो हो रहा है उसको उससे खास फर्क नहीं पड़ता, वो उन चेंजेस के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर कोई चीज या कोई जानदार टाइम के साथ साथ काफी अरसे से इवॉल्व हो रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए या एक्सटिंक्ट करने के लिए आपको कोई रेवोल्यूशनरी इवेंट ही चाहिए होगा। एंड ऑल कार्बन बेस्ड लाइफ विच इंक्लूड ऑल स्पीसीज, चाहे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कोई जानदार हो या फिर बहुत ही रूडिमेंट्री सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इन सभी में एक चीज कॉमन होती है, और वो कॉमन चीज या कॉमन एलिमेंट ये है कि ये सभी उस राउट की तरफ इंक्लाइंड होती हैं जो इनकी सर्वाइवल को इंश्योर करे या इनकी एग्जिस्टेंस को इंश्योर करे। और जो भी स्पीसीज सक्सेसफुली अपने सर्वाइवल के रास्ते पे गामजन हो जाती है, एवोल्यूशन उसको इन रिटर्न रिवॉर्ड करती है विद डिफेंस मैकेनिज्म्स या फिर विद फीचर्स जो कि फर्दर उनकी सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो इसी तरह जिन स्पीसीज में जितनी ज्यादा विल होती है सर्वाइव करने की, वो उतनी ही ज्यादा टाइम के साथ साथ इवॉल्व करती हैं। और जो फीचर्स आपको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, वो आपको कई शक्लों में नेचर के अंदर मुख्तलिफ स्पीसीज में नजर आ सकते हैं। जैसे कुछ स्पीसीज होती हैं वो साइज से अपने आप को डिफेंड करती हैं, यानी वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनको कोई प्रेडेटर इतने आराम से अपना प्रे नहीं बना सकता। कुछ स्पीसीज के बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि वो जैसे हर्ड में रहना शुरू कर देती हैं और जो झुंड होता है वो उनकी प्रोटेक्शन करता है प्रेडेटर्स से। एंड देयर आर काउंटलेस सच स्ट्रेटेजीज जो एवोल्यूशन के थ्रू मुख्तलिफ स्पीशीज अपने अंदर डेवलप कर लेती हैं। एंड विद इन द स्पीशीज एक ऑन गोइंग कॉम्पिटिशन चलता रहता है, और वो कॉम्पिटिशन होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, यानी जो जितना फिट होगा या जिसके अंदर सर्वाइवल के जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उसके अपने जीन्स आगे फॉरवर्ड करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो इस वक्त आप लोग सोचे होंगे कि इस शख्स एथियज्म पे और गालिब कमाल पे क्रिटिसिज्म करते करते एकदम से कहाँ डाइवर्ट हो गया और ये एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन की बातें कर रहा है। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज डोंट लूज पेशेंस। अभी तक पिछले मैंने 1.5-2 मिनट में जितनी भी बातें एवोल्यूशन के हवाले से करी हैं, इट वाज टोटली अननेसेसरी, लेकिन अभी जो आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा मेरी बातों को समझने में। सो दैट्स द ओनली रीजन आई इंक्लूडेड दिस इन माय मोनोलॉग। अदरवाइज मुझे
पता है कि आप लोग एवोल्यूशन वगैरह के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते होंगे। ऑलराइट, सो जब भी हम इंसानों के मसले मसाइल को डिस्कस करते हैं या जो इंसानों की सोसाइटीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज रियली वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड के व्हाट इट इज टू बी अ ह्यूमन। और जो डार्विनियन एवोल्यूशन है, इट जस्ट टॉक्स अबाउट द प्रोसेस के किन मरहले मराइल से गुजर के इंसान यहाँ तक पहुंचा है। बट इफ यू ट्रूली वांट टू अंडरस्टैंड के व्हाट इट इज टू बी अ ह्यूमन, उसके लिए शायद सिर्फ एवोल्यूशन को समझना काफी नहीं होगा। हाँ, इफ यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बायोलॉजी, तो शायद एवोल्यूशन से उसकी तो कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है कि हमारी जो बायोलॉजी है वो इस वक्त ऐसी है तो क्यों है। बट टू हैव अ कंप्लीट पिक्चर, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी और यू नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज बीइंग ह्यूमन इज नॉट जस्ट अ फिजिकल थिंग एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट दैट कि आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। इंसानों का जो बिहेवियर है वो हकीकतन बहुत कॉम्प्लेक्स है और मसले मसाइल भी वहीं पैदा होते हैं जब हम इन सारी चीजों को कंसिडर नहीं करते और इनको कंसिडर किए बगैर हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए कोई सोल्यूशन सजेस्ट कर देते हैं। और फिर जो इस तरह का सोल्यूशन होता है उससे कोई मसला हल तो नहीं हो पाता, लेकिन इट लीड्स टू एन अनदर डिजास्टर। एंड आई एम नॉट क्लेमिंग कि आई एम एन एक्सपर्ट इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स, बट आई हैव समवॉट अंडरस्टैंडिंग, जिसकी बेसिस पे मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि क्या चीज बिल्कुल ही काम नहीं करेगी। स्पेशली इफ यू हैव अ शॉर्ट साइटेड एब्सोल्यूटिस्ट स्टैंस इंसानों के किसी भी मसले मसाइल के हवाले से, वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। और रिलीजियस सोसाइटीज भी आपको यही गलती करते हुए नजर आती हैं कि उनके यहाँ जब भी कोई माशरे में बुराई नजर आ रही होती है तो वो बोलते हैं कि इट इज ड्यू टू लैक ऑफ रिलीजन। बिल्कुल इसी तरीके से जब कोई एथियस्ट या एक्स रिलीजियस पर्सन ये क्लेम करता है कि किसी माशरे में अगर कोई बुराई है इट इज ड्यू टू एनी रिलीजन, वो भी वही गलती कर रहा होता है। एंड फ्यू मिनट्स विल नेवर बी इनफ टू कवर ऑल ऑफ इट इन डेप्थ, तो मैं बस हल्के हल्के से सिर्फ सरफेस ही स्क्रैच करता जाऊंगा जस्ट टू पेव वे। तो अगर मुझसे यही सवाल किया जाए कि व्हाट इट इज टू बी अ ह्यूमन, तो उसके जवाब में मेरा ये कह देना कि इंसान एक ऐसा जानदार है कि जिसकी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है और एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होगा। और क्योंकि नॉर्मली आजकल लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिर्फ रैशनैलिटी और लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग तक ही लिमिटेड समझते हैं, which is not correct because you cannot ignore emotions when you are defining what it is to be a human। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम इवॉल्व हो रहे थे तो सिर्फ हमारा रैशनल माइंड ही इवॉल्व हो रहा था और हम फिजिकली या बायोलॉजिकली इवॉल्व कर रहे थे, साथ साथ हमारे इमोशंस भी इवॉल्व हो रहे थे। और इमोशंस का ताल्लुक रैशनैलिटी से या फिर लॉजिक से बिल्कुल भी नहीं होता। एंड व्हेन आई से इमोशंस, तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एम्पैथी, देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस, जैसे कि गुस्सा या फिर बदला लेने की जो चाहत होती है वो भी एक तरह का इमोशन होता है, या फेयर जिसको आप कहते हैं डर। तो ये सारी चीजें मिलके ही एक इंसान को एक मुकम्मल इंसान बनाती हैं और यही इमोशंस हैं जिसकी वजह से हमें इंसान बहुत ही कंपैशनेट भी नजर आता है और बहुत बहादुरी के काम करते हुए नजर आ रहा होता है, सेल्फलेसली अपनी जान पर खेल के किसी और की जान बचाते हुए भी नजर आ रहा होता है। और यही इमोशंस हैं जिनकी वजह से इंसान हमें बहुत ज्यादा ब्रूटल या वायलेंट भी नजर आ सकता है और किसी पे बहुत ज्यादा जुल्म करते हुए भी नजर आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी फीचर या कोई भी इमोशन जो है वो बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि इन सब चीजों ने मिलके इंसानों को इवॉल्व होने में बिल्कुल बराबर कंट्रीब्यूट किया है। तो चाहे वो इंसानों के अंदर मौजूद वायलेंस हो या हमारे अंदर बदला लेने की चाहत हो या हमारे अंदर जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो हो, या चाहे या जिसको आप जेलसी कहते हैं आप उसको कह लें, ये सारी चीजों ने हमें इवॉल्व करने में यहाँ तक पहुंचाने में मदद करी है। तो इसमें से कोई भी चीज बेकार या यूजलेस नहीं है और इसी वजह से ये आज तक हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह से हमारे अंदर चीजों को रैशनली एंड लॉजिकली इवेल्युएट करने की कैपेबिलिटी भी पैदा हुई है वक्त के साथ साथ। बिल्कुल इसी तरीके से इंसानों के अंदर एक और कैपेबिलिटी भी पॉलिश हुई है वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे हम इवॉल्व कर रहे थे। और वो कैपेबिलिटी है टू हैव फेथ और टू believe in something without having any rational or logical explanation of it. And it is not that कि I am talking in thin air, क्योंकि इस वक्त जितनी भी मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट्स हुई हैं, स्पेशली इन न्यूरोलॉजी, इस वक्त हम पिन पॉइंट कर सकते हैं ब्रेन के वो रीजन जो कि स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या फिर रिलीजियस एक्सपीरियंस के लिए। और अगर इन सारे एलिमेंट्स में से कोई एक चीज भी अगर आप किसी इंसान में से पूरी तरह से निकाल दें तो वो कुछ और बन जाएगा, वो इंसान तो नहीं रहेगा फिर। या
शायद इसको इस तरह से कहना गलत होगा, क्योंकि अगर किसी शख्स का दिमागी तवाज़ुन आउट हो जाता है तो तब भी रहता तो इंसान ही है, बिकॉज देयर आर साइकोपैथ्स जिनके अंदर एम्पैथी कम होती है और वो सैडिस्टिक नेचर के होते हैं, तो उनको दूसरे लोगों को अजियत पहुंचा के किसी तरीके की सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है इन अ वियर्ड वे। सो वी डू हैव सच एग्जांपल्स, बट मोर और लेस इन अ बैलेंस। वायलेंट होने की या वायलेंस कमिट करने की जो टेंडेंसी है वो सभी इंसानों के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा अहम और समझने वाली बात है वो ये है कि हम बज़ाहिर देखने में भले एक जैसे लगते हो, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल एट ऑल। इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, बायोलॉजिकली हर शख्स ही यूनिक होता है। इफ नॉट इन थाउजेंड्स देन देयर एट लीस्ट हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स जिनके यूनिक कॉम्बिनेशन से किसी भी शख्स की एक कंप्लीट पर्सनैलिटी वजूद में आती है। तो अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी हैं अपने इस मोनोलॉग में, मुझे नहीं लगता कि इसमें से किसी भी बात को समझने में आपको कोई दुश्वारी आ रही होगी या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं और जो मैं बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ या जो मेरा नजरिया है या जिस तरह से मैं चीजों को देखता हूँ उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इंसानों के अंदर जितने भी इमोशंस पाए जाते हैं उसके अंदर एक बहुत ही खास इमोशन है और इस इमोशन ने भी हमें इवॉल्व होने में हमारी मदद करी है और इसने हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी काफी मदद करी है, और वो इमोशन है फियर या फिर डर। डर को भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल और एक बिल्कुल ही इरैशनल। रैशनल फियर वो होगा जो कि बिल्कुल होना भी चाहिए, जैसे कि फेयर ऑफ डेथ, यानी कि अगर आपको किसी जगह पे जाने से जान का खतरा है और आप उस जगह पे जाने से डर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही रैशनल फेयर है। और फिर इरैशनल फेयर होता है जो आप बिला वजह ही किसी भी चीज से डर रहे होते हैं, जबकि आपको उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से एज सच कोई रिस्क होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिल में उसका डर होता है। तो इस तरह के डर को नॉर्मली हम फोबिया भी कहते हैं। एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग जो सबसे कॉमन इरैशनल फेयर मैंने अभी तक इंसानों के अंदर देखा है वो फेयर है व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर आवर डेथ। और हमें ये भी नजर आता है कि इंसानों ने अपने इस डर को टैकल करने के लिए थ्रू आउट रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री अभी तक हमारे पास मौजूद है इंसानों की, उसके अंदर जितनी भी सिविलाइजेशंस गुजर चुकी हैं अब तक, जितने कल्चर्स गुजर चुके हैं, जितनी सोसाइटीज गुजर चुकी हैं, सब ने ही मिलती जुलती सी ही एक अप्रोच ली है। दे ऑल केम अप विद एन आइडिया ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ गॉड या फिर किसी भी तरह का कोई सुपरनैचुरल बीइंग। If there was no God, still they would come up with some sort of an afterlife जिसके अंदर किसी तरह का hell होगा, कोई heaven होगा। और जिन सोसाइटीज में ये सब नहीं था उनमें भी हमें reincarnation का कॉन्सेप्ट कम से कम नजर आ जाएगा। So basically humans did whatever they could to overcome this fear। और जैसे अपने इसी मोनोलॉग के अंदर थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को एवोल्यूशन की एक खासियत बता चुका हूँ, और वो चीज ये है कि एनीथिंग दैट वर्क्स इन आवर फेवर या फिर एनी एलिमेंट और एनी फीचर दैट इम्प्रूव्स आवर सर्वाइवेबिलिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट रिगार्डलेस के वो चीज लॉजिकल है या फिर रैशनल है। इंसानों में तो बायसनेस होती है लेकिन एवोल्यूशन बायसनेस से बिल्कुल पाक है। तो एवोल्यूशन को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज रैशनल है और क्या चीज इरैशनल है। तो अगर इंसानों के अंदर मौजूद कोई इमोशन या कोई भी फीचर एवोल्यूशन की छलनी से पार होने के बावजूद आज तक हमारे अंदर मौजूद है तो उस चीज के अंदर ऑब्वियसली रेजिलियंस है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये चीज बिल्कुल ही यूजलेस है, और ना ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इट विल डिसअपियर ओवरनाइट। इसने खत्म होना है तो थ्रू एवोल्यूशन ही टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली खत्म होगी, और अगर खत्म नहीं होगी तो आई डोंट नो, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। आई हैव नो आइडिया व्हाट ह्यूमंस आर गोइंग टू बी लाइक इन 1000 years फ्रॉम नाउ। तो इतनी देर से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अब मैं बिल्कुल मुख्तसर करके चंद जुमलों में आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ ताकि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इट इज नॉट दैट कि इंसानों के लिए बिल्कुल ही इनकंसीवेबल है यह समझ पाना कि बाय बर्थ उनका जो भी रिलीजन है इट इज मैन मेड। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये कोई भी इंसान अपनी रिसर्च करके या व्हाटएवर इज द ड्यू प्रोसेस फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो उस प्रोसेस से गुजर के उस कंक्लूजन तक पहुंच सकता है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिलीव दैट देयर आर अ लॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जिनके लिए ये कंसीव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हमारा यूनिवर्स या फिर ये सारा जो निजाम है ये एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी गॉड और अ क्रिएटर। Hence there will always be people who will find some sort of satisfaction by following any particular religion। और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने अपनी पिछली ऑडियो में ये कहा था कि religion is not going anywhere। और शायद आपका मकसद भी religion को पूरी तरह से eliminate करना ना हो, और जो भी आप criticism या फिर blasphemy करते हैं उसके पीछे शायद सिर्फ आपका इतना ही मकसद है कि आप चाहते हैं कि लोग इससे थोड़े tolerant हो जाएं। तो बात ऐसी नहीं है कि मुझे आपकी
आपकी इंटेंशंस पे कोई डाउट है, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि आपको लगता है कि जैसे क्रिश्चियंस अपने डार्क एरा से निकल के आज काफी टॉलरेंट हो चुके हैं, तो बाकी मज़ाहिब को फॉलो करने वाले लोग भी क्यों नहीं वैसे हो जाते। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन, इंसानी तारीख में जितनी भी एट्रोसिटीज इंसानों ने कमिट करी हैं, मोस्ट ऑफ देम वर कमिटेड इन गुड फेथ। सो इफ यू वांट टू नो कि आपकी स्ट्रेटेजी बुरी तरह से बैकफायर क्यों करेगी और मजहब के जो आपको लगता है कि सिर्फ नुकसानात हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, और मुझे ये लगता है कि मजहब के बहुत सारे फायदे भी हैं इंसानियत को। सो इफ यू वांट टू नो व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस, सो प्लीज डू विजिट माय नेक्स्ट ऑडियो, क्योंकि ये वाली ऑडियो भी काफी बड़ी हो चुकी है। सो आई विल एंड इट ओवर हियर। सो सी यू इन माय नेक्स्ट पार्ट।